Hello everyone. Today we will study about reactions due to alpha hydrogen. ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती हैं वो क्या रिएक्शंस हैं। तो मैं बता दूं, क्योंकि देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा है ना, इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, एंड इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है इसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के केस में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक है। ठीक है, अब अगर ये एसिडिक है, अगर हम इसे किसी बेस के साथ ट्रीट कराएं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हम किसी बेस से ट्रीट कराएं, तो बेस क्या करेगा, इस कंपाउंड में जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सपोज बी इज योर बेस है ना, बी इज योर बेस हैविंग, कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है बी ने क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, निकाल लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में निकल गया है। तो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बी एंड एच, है ना। नाउ हाइड्रोजन ने क्या किया, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये फर्दर आगे कार्बन को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, क्योंकि उसने कार्बन से बॉन्ड तोड़ दिया है। उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, जो कि कार्बन का था और एक हाइड्रोजन का था, वो इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को ट्रांसफर कर दिए। तो अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो मतलब कार्बन के पास क्या आया है, नेगेटिव चार्ज, है ना। कार्बन के पास क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? अब कार्बन क्या करेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज एक जगह तो वो फिक्स कर नहीं सकता, उसको तो मूव कराना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। उसने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को आगे इस वाले साइड वाले कार्बन को बोला कि आजा तू बॉन्ड बना ले, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिए और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, है ना। ये देखो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। तो अब देखो ये जो कार्बन था, है ना, इसको पुराना बॉन्ड तो कोई तोड़ना पड़ेगा। अगर ये नया बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है तो कौन सा तोड़ सकता है, पाई बॉन्ड सबसे इजी होता है तोड़ना, है ना। तो अगर पाई बॉन्ड है तो ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे पाई बॉन्ड ही टूटता है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है कंपाउंड में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तब डिपेंड करता है कि उन सभी सिग्मा बॉन्ड में से सबसे वीक कौन सा है। जो सबसे वीक होगा वही इजिली टूटेगा। ठीक है, देखो इसने अपना फिर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास, ओ नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, ये रेजोनेंस है ना। एक स्ट्रक्चर को आपने एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट्स इट। ओके ओके, क्लियर। तो ये जब भी आपका मतलब अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो आपको इस तरह की रेजोनेंस स्ट्रक्चर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में देखने को मिलेगा। नाउ जो रिएक्शन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो कैसे हो रहा है, इथेनॉल, इसको मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। ओके, इथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल, दिस इज CH3। खोल देती हूँ, पहले ही खोल देती हूँ क्योंकि फिर इसको आपको दिखाना पड़ेगा मुझे रिएक्शन। CH3 CHO ओके। नाउ दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, है ना, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, है ना। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है दे आर अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैंने इसके साथ कोई बेस ऐड कर दिया, सपोज NaOH मैंने ऐड किया है, NaOH इज अ बेस, तो NaOH क्या करेगा, बेस है तो एसिटिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो तीनों में से किसी को भी कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही हाइड्रोजन है ना, उनमें से किसी एक को कर लेगा। सपोज करो OH नेगेटिव आया, बेसिसिटी क्यों होती है, OH नेगेटिव आयंस की वजह से, बताया होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, अगले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, है ना। ऐसे ही हमने किया था। तो क्या बन जाएगा, देखो CH, जो नहीं तोड़ा है आपने उसको तो एज इट इज लिख लो, ठीक है पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब आगे C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, अब ये रेजोनेंस शो कर सकता है ना,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल हेडेड एरो से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे दिखाओ एंड ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा, अपना पाई बॉन्ड आगे तोड़ देगा, है ना। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में CH2 है ना, CH2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है और ये है आपका O नेगेटिव और इधर है H, क्लियर। ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। अब क्या होगा, देखिए जनरली ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल दूसरे किसी इथेनॉल के कांटेक्ट में आता है, आई शो यू, देखो यहाँ पर दो इथेनॉल लिए हुए है ना, एक रिएक्शन मतलब एक एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको मिनिमम 2 तो चाहिए, ठीक है। अब देखो ये अगर मॉलिक्यूल आपका ये वाला, ये जो आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, ये किसी दूसरे इथेनॉल के उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, एक मिनट पीछे दिखाती हूँ। अब देखो CH3 सॉरी CH2 COH, यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, है ना, क्लियर। अभी देखो किसी दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आएगा बताती हूँ। इसको दूसरा इथेनॉल बनाओ एक और, CH3 C डबल बॉन्ड और H, क्लियर। अब देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, आपको पता है ये पोलर है, या कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिच होता है विद पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो CH2 पर आया है आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, देन ये क्या करेगा, ये किसको देगा, ये कार्बन को देगा, ठीक है। यहाँ पे इसने कार्बन को दिया, ठीक है। कार्बन क्या करेगा, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उसे कोई अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो उसने ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया है, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ मैं इस CH3 से, C कैसे मर्जी लिख लो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आप लिखो करेक्ट। C ऊपर क्या रहेगा, O नेगेटिव है ना, एक मैंने बॉन्ड तोड़ दिया है। ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं थोड़ा नीचे शो कर रही हूँ, है क्लियर। अब इसका नया बॉन्ड किससे बना है, इस कार्बन का CH2 से, तो यहाँ पे इसका नया बॉन्ड दिखाओ, ये दिस इज, ये CH2 से बना है। ये CH2 का फर्दर बॉन्ड किससे है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्लियर, ये बन गया। अब क्या होगा, फाइनल स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, OH बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने के बाद, मैं अलग से नहीं लिख रही, यहीं पर कर रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। अब इसे हम बोलते हैं एल्डोल, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। देखो कि देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी, जिसके लिए हम ओल सफिक्स यूज करते हैं ना, एल्डिहाइडिक भी है और OH भी है, तो इसलिए नाम पड़ गया है एल्डोल, क्लियर। अब देखो अगर आपने इसको, ये एल्डोल बन गया आपका, इसको इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड और थर्ड कार्बन पे, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 नंबर देना है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, थर्ड कार्बन पे OH लगा है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC नेम है। अब इसको अगर आप हीट करते हो तो देखो क्या होगा, ये जो मैंने बनाया अभी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, हीट करने पर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से खोल रही हूँ CH2 को, ठीक है। हीट करने पर ये OH और ये H इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। OH एंड H ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे मतलब इस कार्बन का OH से बॉन्ड टूट जाएगा, एक मिनट,
जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा कि OH आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया। तो ये कैसे अपने जो इनका लॉस हुआ कैसे फुल उसको रिप्लेनिश करेंगे? ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये कार्बन, है ना, और ये कार्बन, एक तो पहले था इनके बीच में, एक और बना लेंगे, बना लिया। बाकी जो है स्ट्रक्चर एज इट इज, CH, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ था, मैंने बनाया था, एंड देन C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्लियर। अब इसका क्या नाम होगा, 4 कार्बन है, और ये देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट, ब्यूट 2 इन 2 इन 1 अल, अल माने अल्डिहाइड, है ना, फर्स्ट पे एल्डिहाइड है तो 1 अल 2 इन। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो आपको एल्डिहाइड की पोजीशन को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, बट डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने एल्डिहाइड को 1 दिया है और डबल बॉन्ड को 2 दिया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ से नेक्स्ट सेम रिएक्शन है, प्रोपेनॉन के साथ दिखाई है, पहले एल्डिहाइड के साथ दिखाई थी, अभी प्रोपेनॉन के साथ दिखाई है। सेम मैकेनिज्म रहेगा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं है, ये करके देखना है। ठीक है, आपने देखो एल्डोल भी दो तरह का होता है, एक तो होता है सेल्फ एल्डोल और एक होता है क्रॉस एल्डोल। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दो कंपाउंड लिए हैं, एक इथेनॉल लिया है, एक प्रोपेनॉल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चांसेस है, यहाँ पे सेल्फ एल्डोल भी होगा और क्रॉस एल्डोल भी हो सकता है। सेल्फ एल्डोल क्या होता है कि एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, एल्डोल कंडेंसेशन में, जैसे मैंने पीछे दिखाया था, ये जो रिएक्शन है मैंने इथेनॉल की इथेनॉल से कराई है ना, तो ये सेल्फ एल्डोल है। या मैं प्रोपेनॉल की प्रोपेनॉल से कराऊं तो वो सेल्फ एल्डोल है। बट अगर मैं इथेनॉल की प्रोपेनॉल से कराऊं है तो वो क्या होगा, वो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे क्रॉस एल्डोल। सपोज करो, देखो मैंने इधर लिखा प्रोपेनल CH3। आप कैसे, मतलब मैंने H को पीछे लिख दिया है, आप ऐसे लिखना CH3। ठीक है, ये मैं कभी कभी ऐसे लिख देती हूँ, कोई ऐसी आदत है मेरे को गंदी वाली। C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये प्रोपेनल आपका। अब इधर मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया है इथेनॉल, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड OH। नाउ ऑब्जर्व बोथ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यू कैन सी हियर कि ये अल्फा कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, एंड दीज हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन्स, क्लियर। in this case this one is your alpha carbon and these two hydrogens are alpha hydrogen। okay, clear। तो अगर आपने बेस ऐड किया तो देयर टू चांसेस है ना, देयर टू चांसेस कि वेदर तो बेस जो है ये वाला निकाल ले या फिर ये वाले हाइड्रोजन निकाल ले, है ना। सपोज करो उसने ये वाले निकाले, फर्स्ट हम ले रहे हैं प्रोपेनल वाला केस। ठीक है, कि बेस आपने डाला NaOH या KOH वटेवर, ठीक है, NaOH डाला आपने, क्लियर। तो उसने ये वाले हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या होगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ, यहीं से दिखा दूंगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर दोबारा बनाना इस पे बहुत मुश्किल लगता है, लिखा ही नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से लिखती हूँ। हाइड्रोजन था यहाँ पे और एक हाइड्रोजन था। ठीक है, तो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, so now OH नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। तो इसने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, फर्दर कार्बन को दे देगा, है ना। एंड दोज इलेक्ट्रॉन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, आई हैव शोन यू, है ना, अर्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया, आप देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना लेना इसका, सिमिलरली वैसे ही बनेगा जैसा मैंने आपको फर्स्ट केस में समझाया था। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस पे अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। ठीक है, और ये अपना बाई बॉन्ड फर्दर तोड़ देगा ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा,
देखो क्या बनेगा, CH3, क्लियर, C, ऊपर लिख रही हूँ देखो, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला C डबल बॉन्ड OH, ये वाला पार्ट मैंने ऊपर लिख दिया है, नीचे मैंने H लिख दिया इसके साथ जो लगा था। फिर मैंने सीधे में क्या लिख दिया, सीधे में है कार्बन, कार्बन इससे बॉन्ड बना है और इसका बॉन्ड ऑक्सीजन से टूटा है, तो यहाँ पे O नेगेटिव, और इधर क्या लिख दोगे आप, इधर लिख दोगे आप CH3, और ये हो गया आपका H, क्लियर। अब क्या होगा जी, देखो अब आपका ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सीधा करो, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, क्योंकि OH आपका अगर आप प्रायोरिटी देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये से दिस 1 2 3, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है, क्लियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है। मैं इसको फिर अब लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि मैंने फंक्शनल ग्रुप पहला को उसको पहला नंबर देना है, मतलब ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, C, ये देखो इसके साथ C लगा हुआ है, और ये C के साथ फर्दर क्या लगा है, एक तो CH3 लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, तो लगा दो ऊपर CH3 लगा दो, ये ऊपर नीचे कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी कर लो आप, ऊपर हाइड्रोजन भी लगा सकते थे, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब ये फर्दर कार्बन ये है, इसके साथ अटैच है ना, इस वाले से, इसके साथ भी OH और CH3 लगे हैं, इसके साथ कौन लगा है, OH एंड CH3, ओके। देन फर्दर क्या होगा, ये फर्दर इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा है, ठीक है, ऐसा है। या फिर मैं इसको ऐसा दिखाती हूँ, एक मिनट रुको, क्योंकि CH3 मैंने चेन में दिखाना है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा कि मैं इसको इधर दिखाऊं। तो ये है CH, ये H है आपका, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे है CH3, क्लियर। तो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। और अब इसमें आप हीट करोगे, जब हीट करते हो तो क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। कैसे वाटर एलिमिनेट होगा, ये H और ये OH ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, मतलब एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और एक ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद देखो क्या होगा, देखो यहाँ से जब ये वाटर निकल गया है ना, दोनों दोनों कार्बन के क्या हो गए, एक एक बॉन्ड कम हो गए, ठीक है। ये जो कार्बन है और इसका एक बॉन्ड कम हो गया, तो क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आप, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसका नाम क्या होगा, देख लो आप खुद ही। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको 1 दूंगी, इसको 2 दूंगी, इसको 3 और इसको 4, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो ये बन गया, ध्यान रखना है, एक तो ये बना। अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ, एक और पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, अभी क्या करना है आपने, ये आप खुद करोगे, बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है। ये आपने खुद करना है सेम, अदरवाइज जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे तब तक नहीं आएगा, चाहे मैं आपको 10 बार भी करा के दिखा दूँ बोर्ड पर, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुद के करने से ही आएंगी, ठीक है, क्लियर। तो इधर आपका मैंने प्रोपेनल लिखा है, इधर आपका मैंने इथेनल लिखा है, ओके। तो अभी लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, प्रोपेनल की हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाई थी, है ना, बेस से, है ना। अगर याद हो तो यहाँ पे मैंने देखो ये वाली प्रोपेनल की करवाई थी। दिस टाइम यू हैव टू डू, आप ये यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराओ इथेनल की, ठीक है, और फिर उसको अटैक करना। जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद वो नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, उसका अटैक आपने यहाँ पर प्रोपेनल के कार्बोनिल कार्बन पर कर देना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस है ये क्रॉस एल्डोल है, ठीक है, तो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में हो रही है। इसका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, मैं बता रही हूँ, और जब आप इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो यू कैन सी हियर उन्होंने दिखा रखा है, एक तो ब्यूटीन 2 इनबल गया है ना, ये तब बने जब आप इथेनॉल से कराओगे, और ये 2 मिथाइल पेंटोइनल का बनेगा जब आप उससे कराओगे, जब प्रोपेनॉल से कराओगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सिमिलरली देखो, यहाँ पे देखो, अगर आपने बी के है बेंजल्डिहाइड है, ये आपका एसिटोफिनोन है, क्लियर। एसिटोफिनोन की जब आप बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखो ये कार्बन, देखो कार्बन से इस एल्डिहाइड से ये कार्बन अटैच है, तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, है ना, जिसे मैंने येलो सर्कल किया है, ये अल्फा कार्बन है। तो चेक आउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, इस कार्बन के बॉन्ड देखो, इसने एक बॉन्ड तो यहाँ बना रखा कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से बना रखा है ना, दूसरा बॉन्ड इसने यहाँ बना रखा है, और इससे इसने पाई बॉन्ड भी बना रखा है, मतलब इसके चारों बॉन्ड किससे हैं, कार्बन से हैं। मतलब यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, ये जो अल्फा कार्बन है बेंजल्डिहाइड का, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी, एसिटोफिनॉन से, वो भी CH3 से, क्योंकि यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग लगी है तो यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन नहीं होगी, तो हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर होगी, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कराओगे और फिर उसके ऊपर अटैक करोगे दूसरे के ऊपर, ठीक है, क्लियर। ये आपने एल्डोल में करना है। नाउ है सेकेंड इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल ऐसे याद रखो कि ये उन एल्डिहाइड्स के लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो अपने खुद का एक ऑक्सीडेशन भी कर लेंगे और रिडक्शन भी कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, लाइक यहाँ पे कंसंट्रेटेड QOH डाला है, तो देखो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है, मिथेनल, मिथेनल। तो एक मॉलिक्यूल अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा फॉर्मल्डिहाइड का, और एक मॉलिक्यूल आपका अपने आप को रिड्यूस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, क्लियर। तो देखो जब फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बना लेगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, फिर ये KOH के साथ मिलकर पोटेशियम फॉर्मेट बना लेगा, या पोटेशियम मिथेनोइट भी से आप बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो अपने आप को रिड्यूस करके, क्लियर, वो क्या बना लेगा, अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो एल्कोहल बनता है, अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो एक कार्बन का एल्कोहल मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के साथ दिखाई है, दो बेंजल्डिहाइड है, एक में बेंजल्डिहाइड का क्या करना है आपने, एल्कोहल बनाओ रिडक्शन करके, जिसे बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। नाउ NaOH के साथ जब आप फिर एक का क्या होगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, जो NaOH के साथ ट्रीट करके क्या बना लेगा, सोडियम बेंजोइड बना लेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर लेगा, जैसे हमने OH पढ़ा, OCH3 पढ़ा, वो सब क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, इवन हेलोजन भी थ्रू रेजोनेंस, हेलो अरेन्स में हमने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट CHO COOH ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ रही थी, ऑर्थो और पैरा पे आ रही थी, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही थी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम कहाँ से होगी, ऑर्थो पोजीशन से, ये वाला पोजीशन ऑर्थो एंड सॉरी ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ये दोनों ऑर्थो है, दिस वन एंड दिस इज योर पैरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। अब अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कराते भी हो, जैसे नाइट्रेशन कराते हो, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है,
तो वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है ना ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ CHO, तो वो कहाँ जाएगा, वो मेटा पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होता है, ठीक है, डू रिमेम्बर इट। बाकी जो आपने अभी तक पढ़ा, फिनोल्स का पढ़ा, ईथर्स का पढ़ा या हेलोअरीन्स का पढ़ा, उन सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी ऑर्थो और पैरा पे हो रही थी, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पर डेंसिटी बढ़ रही थी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक कर रहा था। यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो उसके कंपैरेटिवली मेटा पे मतलब फिर क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर ऑर्थो पैरा पे कम हो गई है, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पे आके अटैक कर रहा है, ठीक है, क्लियर। यूजेज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में क्या होगा, तो एक तो आपने बायोलॉजी वालों को पता भी होगा, जो आप लैब में आपने देखा होगा, वो स्पीशीज रखते हैं फॉर्मेलिन में, ठीक है, तो फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का ही 40% सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर, जो आप बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। और बेकलाइट में भी अभी आप पॉलीमर वाला चैप्टर है नहीं इस बार, अदरवाइज आपको देखते हैं कि बेकलाइट जो फिनोल पॉलीमर है, उसकी फॉर्मेशन में भी फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है, एंड ग्लूज बनाने में, कई पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। उसके बाद जो बेंजल्डिहाइड है आपका, है ना, C6H5CHO, ठीक है, ये आपका परफ्यूमरी और डाई इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। एंड कीटोन्स का देखो, अगर एसीटोन, इथाइल, मिथाइल कीटोन देखो, तो ये तो बहुत कॉमन सॉल्वेंट है ना, कीटोन, नेल पेंट रिमूवर, ये वो, सो मतलब सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा, एज अ सॉल्वेंट तो बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, क्लियर। जो वैनिलीन मैंने दिखाया था, वो भी एक एल्डिहाइड, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वैनिलीन आप पता है वैनिला का कितना ज्यादा आजकल यूज है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, एलिफेटिक, जब आपके पास आर कोई एल्काइल ग्रुप होगा, एरोमेटिक का बोलेंगे जब यहाँ पे आर क्या होगा, कोई अराइल ग्रुप होगा, मतलब कोई बेंजीन या फिनाइल ग्रुप लगी होगी, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब, समझने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग लगी होगी और उसे हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल था, है ना, नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं करना था। अगर देखो ये 3 कार्बन का एसिड है ना, तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, तो प्रोपेन का ई हटा दो लास्ट से, ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली 4 कार्बन का ब्यूटेन होता था, है ना, एल्केन, तो ई हटा के ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी कंपाउंड में आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखता है, चाहे वो OH है, चाहे वो CHO है, चाहे वो COOH है, ठीक है, अगर आपको इससे यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है, वही सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, दो मतलब 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, ठीक है, तब आप उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करोगे, तब आप उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर ये आपका है 3 कार्बन का है, ठीक है, 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपेन होगा। अब ये नहीं बोलोगे प्रोपेन के बाद में ई हटाओगे, नो, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है, डाइओइक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते थे मिथेन 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर, ओके, 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी बात पर ये ज्यादा इजी लग रहा है मुझे, प्रोपेन डाइओइक एसिड, आप ऐसे याद करो। अब ये देखो 1, 2 कार्बन बीच में है, एक चौथा यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, यहाँ पे हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब देखो अगर 3 प्रेजेंट हो गए, ये देखो इस वाले केस में क्या है आपके, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाला है, भाई साहब COH, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे इसको, आपने क्या करना है, एक ये कार्बन है जिस पे लगा हुआ है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, 3 कार्बन चेन में है ना, ठीक है, तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, यहाँ पे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर अलग किया है, ठीक है, 1 2 3, अभी 3 कार्बन पे ना, फर्स्ट कार्बन पे भी लगा हुआ है, सेकंड पे भी लगा हुआ है, तीसरे पे भी लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ जाएगी। ऊपर वाले केस में आपका चल रहा था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है जनरली अगर 2 प्रेजेंट है तो जनरली टर्मिनल पर है, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे पोजीशन आपने मेंशन नहीं करी है, बट अगर 2 से ज्यादा हो गया, जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 के केस में आपको
पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। इससे अब ये जब आपने यहाँ पे इसको अगर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आप कार्बन कहाँ काउंट कर रहे हो, कार्ब यहाँ पे काउंट कर लिया आपने। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 3 COOH है, फिर इस कार्बन को आप मेन चेन में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, अगर आपने सफिक्स में ये लिखा है ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने सफिक्स लिखा है, ओइक एसिड नहीं लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने सफिक्स लिखा है, तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है ये मेन चेन में काउंट नहीं करोगे, ना ये वाला काउंट करोगे, ना ये वाला, ना ये वाला, ठीक है। तो मेन चेन में क्या काउंट होगा, ये कार्बन CH2 है ना, दूसरा CH और तीसरा CH2 है ना, तो इसलिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। क्लियर। और आप इसे कॉमन नेम भी याद कर सकते हो। ये बेंजीन, देखो सिमिलरली इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, वैसे इसका कॉमन नेम भी वही है, IUPAC भी। और एक और IUPAC नेम है इसका, अगर आप इसको एज ए सब्सटेंट लगो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखा बेंजीन पूरी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बन मैंने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में काउंट कर दिया है, ठीक है। क्लियर। अगर ऐसा कुछ देखे आपको कि यहाँ पर एक आपको बेंजीन रिंग के साथ ऊपर कोई चेन दिखे, अल्काइल चेन जिसमें COH ग्रुप हो, तो ये जो सब्सटेंट है, ये जो बेंजीन है, इसको एज अ सब्सटेंट ही रखना है। 2 कार्बन का एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड है ना, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, दूसरे कार्बन पर बेंजीन रिंग लगी है, ठीक है, मतलब फिनाइल, तो क्या बोलेंगे 2 फिनाइल। जब भी बेंजीन रिंग एज अ सब्सटेंट है ना, अगर बेंजीन रिंग अकेली है, सोलो है, तो बेंजीन है, अगर वो एज अ सब्सटेंट है तो आप जनरली क्या लिखते हैं 2, अब यहाँ पे सेकंड कार्बन से लगी हुई थी तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर। अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH। अब देखो यहाँ पे क्या है, साथ में OH भी है, ये वाला ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, देखो दिए इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, है ना। ओके, ये क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ लेगा दूसरे वाले से, तो यहाँ पे रेजोनेंस बना रहता, कभी तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ ऊपर वाले के साथ, कभी नीचे वाले के साथ, देखो ऊपर पहले स्ट्रक्चर में ऊपर वाले के साथ है, थर्ड स्ट्रक्चर में नीचे वाले के साथ है। क्लियर। तो दे आर और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, इनके बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का। क्लियर। तो इवन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कभी यहाँ बॉन्ड बन रहा है, कभी यहाँ बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप केस में प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो 2 तरीके हैं, है ना। पहले तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, है ना, मैंने सबसे पहले बताया था आपको। आप ये रिएक्शंस अल्कोहल की रिएक्शंस वही होती हैं, पर तुम ध्यान नहीं देते। ये रिएक्शंस जब आपने अल्कोहल की पढ़ी थी तब आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो आप, तब भी आप यही रिएक्शन पढ़ रहे हो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो अगर आपने KMnO4 डाल दिया है तो आपका एल्डिहाइड डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है ना। और सिमिलरली अगर आप जोन्स रिएजेंट यूज करो, जोन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, ठीक है। अगर आपने ये भी यूज किया है तब भी आपका अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इनसे कैसे कर सकते हैं हम, एल्काइल बेंजीन से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, चाहे बेंजीन के साथ CH3 लगाओ, चाहे CH2 लगाओ, चाहे कोई दूसरी अल्काइल चेन लगी हो, जब आप इसको KMnO4 KOH से ट्रीट करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे, तो यहाँ पर आपका पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOK। ये क्या है, पोटेशियम साल्ट है, ओके। और सिमिलरली यहाँ पर भी यही बनेगा, ठीक है। फिर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका K रिमूव होगा और H आएगा, ठीक है। क्लियर। तो मतलब बेंजोइक एसिड फाइनली बन जाएगा, दोनों केस में बेंजोइक एसिड। तो चाहे आप, ये आपको अक्सर याद रखना है कि अगर आप एल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं और इस तरह का आप सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, तो चाहे आपकी एल्काइल चेन में 1 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, चाहे सीधे 5 कार्बन हो, आपका कंपाउंड बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ठीक है। फिर है फ्रॉम नाइट्राइल्स और अमाइड्स एंड अमाइड्स, सॉरी,
नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जब मैंने बताया साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो नाइट्राइल्स। ओके, पहले इन्होंने हाइड्रोलिसिस की इसकी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, या तो एसिडिक मीडियम में कर ली या बेसिक मीडियम में कर ली, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, जब भी आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमाइड बनता है। अमाइड लिंकेज क्या है, दिस वन, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, क्लियर। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो फर्दर आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है, और NH3 अमोनिया निकल जाएगा बाहर, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो आप, सो इथेनामाइड है, इन्होंने सीधा अमाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो क्या बनेगा, अमोनिया, NH3 बाहर निकल जाएगा, ये NH2, ये जो NH2 है ये अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, CH3CO का CH3COOH बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ना, CNH2 में NH3 मतलब बाहर निकालना है अमाइड में से, और COOH होगा, क्लियर। अब है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इजी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करना है, ड्राई आइस है ये, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करने हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, क्लियर। ड्राई ईथर मतलब इन दी ईथर, आपके में ईथर में पानी नहीं होना चाहिए, प्योर। ओके, अब आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको तो मैं बोर्ड पे दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला। RMgX, इसको आपने CO2 से ट्रीट कर दिया है, लीनियर बनाना था। क्लियर, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, तो कहाँ जाएगा जी, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो कार्बन अपना कोई सा पाई बॉन्ड तोड़ सकता है, सपोज करो मैंने इसका ये तोड़ दिया, ये वाला, ठीक है, दोनों सेम से ही है ना, तो क्या बन जाएगा, देखो आर का बॉन्ड किससे बना है, देखो आर का बॉन्ड इस कार्बन से बना है ना, सी, तो आर का और सी के बीच में बॉन्ड बनाओ। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन से कोई मैंने छेड़छाड़ करी नहीं करी ना, तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, है ना। और इधर क्या करूंगी, इधर एक बॉन्ड टूट गया है, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ऑक्सीजन पर, O नेगेटिव है ना, अब ये O नेगेटिव किससे इंटरेक्ट कर लेगा, MgX से, है ना, क्लियर। O नेगेटिव यहाँ पे MgX आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसकी आप इसकी सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से ट्रीट कराना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका फाइनली RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये जो Mg है, इट विल रिमूव इट एज MgOOH, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि सिंपल सी बात है, अगर आपको कंफ्यूजन भी होना है यहाँ पे आप ऐसे H2 ड्रॉ कर दिया करो, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो H के ऊपर पॉजिटिव रहता है ना, पार्शियल पॉजिटिव रहता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव रहता है ना, तो पॉजिटिव इसके पास जाएगा हाइड्रोजन के पास, सॉरी पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा, और MgX के पास कौन जाएगा, OH, तो वही हो गया RCOOH और प्लस MgOH, ये तो साइड प्रोडक्ट है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया फ्रॉम द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। उसके बाद है फ्रॉम असाइल हलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। असाइल हलाइड से, असाइल हलाइड क्या होता है आपके RCOCl, इसको असाइल हलाइड बोलते हैं, और एनहाइड्राइड क्या है, ये इसको, ये भी एनहाइड्राइड है, C6H5, मैंने दिखाई थी लिंकेज, क्या होती है एनहाइड्राइड की, होती है R, इसको बस समझ लो आप, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं अक्सर, ठीक है। आप देखोगे RCO ट्वाइस, मतलब एक ये है RCO और एक RCO ये है, ठीक है, किस पे लगे, ऑक्सीजन से लगे, तो RCO ट्वाइस, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। R कोई अल्काइल चेन हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे देखो C6H5CO ट्वाइस O, तो ये एनहाइड्राइड है, या फिर उन्होंने ऐसा लिख दिया तो भी समझ जाना है कि एनहाइड्राइड है, यहाँ पे पूरा सीधा COOCO। अब अगर आपने असाइल हलाइड लिया, एनहाइड्राइड लिया, देखो इसमें भी इन्होंने करके दिखा दिया, हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस से सिंपली आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है, RCOL से RCOOH बन जाएगा, एनहाइड्राइड से देखो
अब यहाँ पे दो R ग्रुप है ना एनहाइड्राइड में, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एसिड बनते हैं, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे दो बनेंगे। ओके, RC, ठीक है। तो दो एनहाइड्राइड आपके ऐसे ऐसे बन जाएंगे, क्लियर। इधर से भी बनेगा, एक HOH कर लो बस, और क्या। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, पानी से ट्रीटमेंट ना। तो मान लो OH इसके साथ चला गया, H इसके साथ चला गया, तो RCOOH, RCOOH ही समझने के लिए काफी सही रहेगा, ठीक है, क्लियर। फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर्स और जितने भी है ना ये असाइल हलाइड एनहाइड्राइड, इनके तो सिर्फ आपने हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। देखो इसकी हाइड्रोलिसिस करी है तो क्या हो जाएगा, ये जो C2H5OH है ना, और एक है CO। तो देखो यहाँ पे भी मैं इसको भी वैसे ही ट्रीट करके दिखा सकती हूँ आपको, बिल्कुल जैसे मैंने अभी ये वाला कराया आपको। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो टिंगी सी बन गई है ये बेचारी। CO C2H5, दिस इज योर एस्टर है ना, RCOOR। अब यहाँ पे पानी से ट्रीट कराया आपने, तो आपने, सॉरी एकदम से बर्ड अंदर आ गया था, उसको निकालना जरूरी था। HOH, क्लियर। तो देखो एक इधर बस OH हो जाएगा, ये OH C2H5 के साथ चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, ठीक है। तो एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो देख रहे हैं ना, एक एसिड बन रहा है और दूसरा अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे बना देना है, चाहे ये हो सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा बचा है फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, ये मैं नेक्स्ट में कराऊंगी, इसमें थोड़ा सा बाद में केमिकल रिएक्शंस भी हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आखिरी टॉपिक बचेगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू सो मच।